आगाज करते हैं लेक्चर 28 और हमने आज होम असाइनमेंट के 2 क्वेश्चन हमारे रह गए थे, वो डिस्कस करने हैं। याद है आपको? होम असाइनमेंट याद नहीं है? चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 केस स्टडी 4। पहले हम ये केस स्टडी 2 हमारी रहती थी, इसको कंप्लीट कर लें, फिर उसके बाद हम अपने कंसेप्ट की तरफ चलेंगे। सबसे पहले केस स्टडी में क्या करना है, हमने रिक्वायरमेंट पढ़नी है। कह रहा है डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ईच ऑफ द अबव मैटर्स ऑन योर ऑडिट। अच्छा, ईच ऑफ द अबव मैटर का मतलब क्या है? हर एक को अलग-अलग। और ऑडिट रिपोर्ट का मतलब क्या है? कि सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट के एलिमेंट्स के ऊपर इफेक्ट बताना है, क्या है? प्रोसीजर्स वगैरह कोई नहीं बताने। ये जहन में रखिएगा, ये अहम चीज होती है जो क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हमने अपने जहन में रखनी है कि क्या प्रोसीजर्स बताने हैं या नहीं बताने। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमने कोई प्रोसीजर नहीं बताना, सिर्फ और सिर्फ इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट बताना है। कह रहा है एज द एंगेजमेंट पार्टनर यू हैव रिव्यूड द ऑडिट वर्किंग पेपर्स ऑफ एप्रिकॉट इंजीनियरिंग लिमिटेड। द ऑडिट टीम हैज हाइलाइटेड द फॉलोइंग मैटर्स इन द वर्किंग पेपर। फर्स्ट, company has issued a bank guarantee to one of its related parties after the balance sheet date. No disclosure in this regard has been made in the draft financial statements. अच्छा नहीं, एक मिनट आ रही है, पहले तो ये डिस्कशन कर ले क्या डिस्क्लोजर होना चाहिए भी था कि नहीं। ये ईयर एंड के बाद नहीं, लेकिन ये ईयर एंड के बाद हुआ है आफ्टर। हाँ, अगर आप देखें तो IAS 10 में जो उसने एग्जांपल दी हुई है ना नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स की, उसमें स्पेसिफिकली एक एग्जांपल है रिलेटेड पार्टी बैंक गारंटीज वगैरह इशू की गई है। और वैसे भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन डिस्क्लोज करनी होती है, ठीक है, लेकिन ईयर एंड के बाद बैंक गारंटी इशू करना ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है जिसका डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड होता है। तो यहाँ पे डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है, डिस्क्लोजर नहीं दिया, मिस स्टेटमेंट है। क्या उसने इफेक्ट बताया, इम्पैक्ट बताया? क्या दोनों बताएंगे, क्योंकि इस अच्छा देखिए, नोट कीजिए, इस क्वेश्चन में उसने प्रॉफिट नहीं दिया, प्रॉफिट नहीं दिया ना पूरे क्वेश्चन में। इसका मतलब क्या है, कहीं पे भी हमें मटीरियलिटी कैलकुलेट नहीं करनी है। या तो वो खुद से हमें बताएगा इम्पैक्ट क्या है, या हम दोनों सिचुएशन को डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक। तो यहाँ पे हम दोनों सिचुएशन को डिस्क्लोज, अगर इफेक्ट मटीरियल है तो क्वालिफाइड ओपिनियन, और परवेसिव है तो एडवर्स, और इम्पैक्ट क्या बताना है और इसके अलावा। हाँ जी, बेसिस फॉर क्वालिफाइड स्लैश एडवर्स ओपिनियन सेक्शन में हम नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करेंगे। जी जी, जो सब्सिक्वेंट इवेंट्स हमने देखने होते हैं कि हाँ जी, वो इम्पैक्ट कब तक आएगा, वो किस डेट से किस डेट तक देखने होते हैं, वो बैलेंस शीट डेट से लेके डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तक देखने होते हैं। याद रखिए, जैसे ही ऑडिट रिपोर्ट साइन होती है ना, हम फौरन घर चले जाते हैं और अपनी कई दिनों की जो नींद पूरी नहीं हुई होती ना, वो पूरी करते हैं। जैसे ही ऑडिट रिपोर्ट साइन होती है, हम क्या करते हैं अपने, उसके बाद कोई प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करते, ये ध्यान में रखिएगा। तो ऑडिट रिपोर्ट तक हमने कंसीडर करना है सब्सिक्वेंट इवेंट्स को। फिर उसमें सब्सिक्वेंट इवेंट्स जो भी आते हैं उसकी हम फिर 2 हिस्से बनाते हैं, इनमें से कौन सा एडजस्टिंग है, कौन सा नॉन एडजस्टिंग है, ठीक है। आप कैसे एग्जाम में डिसाइड करेंगे कौन सा एडजस्टिंग है, कौन सा नॉन एडजस्टिंग है? IAS 10, लेकिन वो तो हमने नहीं पढ़ा, मैंने तो सिर्फ इंट्रो पढ़ के ऑडिट पढ़ रहा हूँ, मुझे क्या पता IAS 10 किधर है, मुझे तो नहीं, भाई ने नहीं पढ़ा हुआ। जजमेंट भाई लिस्ट बताई हुई है, खुदा का खौफ करेगा। और एडजस्टिंग इवेंट की 4 एग्जांपल नहीं बताई हुई आपको, वो बताए ना कि सर हमें एग्जांपल याद है, एग्जाम में केस आएगा फौरन पहचान लेंगे। नॉन एडजस्टिंग इवेंट की एक एग्जांपल बताई हुई है आपको, कौन सी? फायर, जो किसको लगी, एसेट्स को। उसमें दूसरी एग्जांपल ऐड कर लें, बैंक गारंटी, बैंक गारंटी, कंटीजेंसीज, कमिटमेंट्स वगैरह जो होती है। ये भी नॉन, ये कौन सा नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, डिस्क्लोज करना है। क्लियर हो गया बात? सेकंड में जी जी, शाबाश। अगर सर ये तो सब्सिक्वेंट इवेंट है, आपने कहा था सब्सिक्वेंट इवेंट में एमसीक्यू मैटर आना चाहिए। भाई ये डिस्क्लोज ही नहीं किया, वो एम्फसाइज किसको करेगा? डिस्क्लोज ही नहीं किया, एम्फसाइज किसको करेगा वो? ठीक है, एम्फसाइज तो तब करते जब डिस्क्लोज किया, डिस्क्लोज ही नहीं किया तो ये मिस स्टेटमेंट है। अब इस इशू को हमने एम्फसिस ऑफ मैटर में नहीं बताना, कहां बताना है? बेसिस फॉर क्वालिफाइड स्लैश एडवर्स ओपिनियन सेक्शन में। क्लियर हो गया? मेरे भाई जी ने सवाल पूछा था, भैया क्लियर हो गया? आगे चले। AEL has paid a dividend after many years. Zakat has been appropriately deducted and deposited in the central zakat fund. हाँ, ये मुश्किल है। अच्छा, डिविडेंड पे करना आफ्टर मैनी ईयर्स, ये मिस स्टेटमेंट है? कोई मसला नहीं है। हाँ, जब प्रॉफिट आएगा डिविडेंड दे दिया होगा उन्होंने। ज़कात एप्रोप्रिएटली डिडक्ट भी की, डिपॉजिट भी की सेंट्रल ज़कात फंड में। अच्छा, ज़कात आपको पता है ना, कुछ हर कंपनी डिडक्ट नहीं करती, कुछ कंपनीज डिडक्ट करती हैं। बैंकिंग कंपनी डिडक्ट करती है ज़कात, ये कम रमजान मुबारक को, और दूसरा ऐसी कंपनी जो डिविडेंड पे करती है वो भी डिडक्ट करती है।
बाकी की कंपनी ज़कात डिडक्ट, तो जो कंपनी ज़कात डिडक्ट नहीं करती वो अपनी रिपोर्ट के अंदर जो एडिशनल 4 ओपिनियन उसमें क्या लिखती है, नो ज़कात वाज डिडक्टेबल, ठीक है, नो ज़कात वाज डिडक्टेबल। और जो ज़कात डिडक्ट करके डिपॉजिट करवा देती है सेंट्रल ज़कात फंड में, उनकी रिपोर्ट पे फिर हम क्या लिखते हैं, ज़कात हैज बीन एप्रोप्रिएटली डिडक्टेड एंड डिपॉजिटेड। और जो कंपनी ज़कात डिडक्ट तो कर लें, डिपॉजिट ना करवाएं, उनकी रिपोर्ट में हम क्या लिखते हैं, ज़कात हैज बीन डिडक्टेड बट नॉट डिपॉजिटेड। और जो कंपनी ज़कात डिडक्ट ना करें लेकिन डिपॉजिट करवा दें, क्योंकि उन्हें पता है रेगुलेटर नहीं छोड़ेगा, उनकी रिपोर्ट में क्या लिखते हैं हम, ज़कात वाज नॉट डिडक्टेड ऑन दिस अमाउंट बट हैज बीन डिपॉजिटेड। और ये जो एक्स्ट्रा पेनल्टी होती है ना खुद से, इसको हम एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड करते हैं। आपने अगर जिन स्टूडेंट ने टैक्स पढ़ा हुआ है तो उनको ये अंदाजा होगा, अगर किसी चीज कंपनी ने कोई टैक्स काटना है और वो टैक्स नहीं काटते ना, एफबीआर वाले उनको माफ नहीं करते, बल्कि वो कहते हैं आप अपनी जेब से दें टैक्स, आप अपनी जेब से टैक्स दें, तो फिर वो तो उसका खर्चा ही हो गया ना जो टैक्स देगा। यहां पे ये समझ आ गई, ये मिसस्टेटमेंट ये असल में किससे रिलेट कर रहा है, ये अदर रिपोर्टिंग रिस्पांसिबिलिटी से रिलेट कर रहा है, उन 4 में से एक। ये मिसस्टेटमेंट्स कॉम्प्लिमेंटेशन के, ये समझ आ गया। ज़कात जहां भी आ जाए फौरन आपको पता चला जी अदर वाला केस है। थर्ड, सब्सिक्वेंट टू द ईयर एंड, जैसे ही सब्सिक्वेंट इवेंट मेरे ज़हन में आ गया, सब्सिक्वेंट टू द ईयर एंड ए मेजर डेटर हैज डिक्लेयर्ड बैंकरप्सी। यहां पे सुन लीजिए, अच्छा मैं आपको स्टैंडर्ड के अल्फाज बताता हूं। स्टैंडर्ड कहता है बैंकरप्सी ऑफ ए डेटर इज नॉर्मली एडजस्टिंग इवेंट। बैंकरप्सी ऑफ डेटर नॉर्मली क्यों, वो कहता है डेटर बैंकरप्ट बाद में होता है लेकिन उसके हालात पहले से पतले होना शुरू हो जाते होते हैं। वो बड़ा सा हाथ पैर मारता रहता है, आई चलाई करके, इधर से पैसे लिए उधर से भागदौड़ करके, किसी के साथ उधार किया, किसी से उधार लिया, तो कोशिश करता रहता है बचने की। लेकिन जब एंड पे बिल्कुल उस खत्म हो जाती है कहानी, तो वो अनाउंस कर देता है कि जी मैं बैंकरप्ट हूं। इसीलिए नॉर्मली जो डेटर बैंकरप्सी अनाउंस करता है, इसका मतलब यह है कि वो ईयर एंड पे भी बैंकरप्ट ही था, सिर्फ उसने बताया नहीं था। इसीलिए बैंकरप्सी ऑफ डेटर नॉर्मली एडजस्टिंग इवेंट। लेकिन फर्ज कीजिए अगर कोई डेटर ईयर एंड के बाद बैंकरप्ट तो हुआ, क्वेश्चन में उसने रीजन भी बता दी, इसमें रीजन ही ना बताई, इसमें रीजन तो नहीं बताई कि, तो हम कहेंगे नॉर्मली बैंकरप्सी ऑफ डेटर इज एडजस्टिंग इवेंट। अगर कहे उसकी फैक्ट्री पे टेररिस्ट अटैक हुआ था, फैक्ट्री को धमाके से उड़ा दिया, ये नॉन एडजस्टिंग हो जाए। फिर ये समझना क्यों नॉन एडजस्टिंग हो, हालांकि डेटर उस सूरत में भी बैंकरप्ट हुआ है, पहले कोई चांस नहीं था, ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, ये नॉन। भाई क्लियर हुई है बात। एग्जाम में क्वेश्चन आया, सीफैप लेवल पे स्टूडेंट ने गलत कर दिया, अब मैं जज करना चाहता हूं आप उसको अटेम्प्ट सही करते हैं कि नहीं। क्वेश्चन में उसने कहा हमारे क्लाइंट का डेटर था, हमारे क्लाइंट का ये डेटर था, ईयर एंड के बाद उसकी फैक्ट्री में आग लगी और वो बैंकरप्ट हो गया, ठीक है। डेटर नॉर्मल अमाउंट का था, नॉर्मल मतलब मटेरियल का ले, बहुत ज्यादा परवेसिव भी नहीं, मटेरियल अमाउंट, बैंकरप्ट हो गया। अब बताइए क्या इंपैक्ट होगा रिपोर्ट पे। स्टूडेंट ने लिखा गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी, गोइंग कंसर्न का इश्यू राइज होगा। मैंने पूछा क्यों, सर आपने खुद बताया फैक्ट्री है जल जाए तो गोइंग कंसर्न का इश्यू राइज होगा। और भाई यही देखना था शाबाश, वो फैक्ट्री हमारे क्लाइंट की नहीं चली, वो क्लाइंट के डेटर की चली है। क्वेश्चन के फैक्ट्स को ध्यान से पढ़ना है, वो हुआ किसके साथ हुआ है, ठीक है, ध्यान से पढ़ना है। अगर हमारे क्लाइंट की फैक्ट्री चली होती ना, फिर हम कहते हैं गोइंग, फिर बात समझ में आती है। लेकिन क्लाइंट के डेटर की चली है फैक्ट्री, डेटर बैंक, हमारे क्लाइंट का गोइंग कंसर्न का इशू थोड़ी, उसके और भी डेटर्स होंगे, नुकसान जरूर हुआ, मटेरियल भी है मानते हैं, लेकिन गोइंग कंसर्न का इशू नहीं आएगा। वो तो हम देखेंगे प्रोविजन डालनी है नहीं डालनी, डिस्क्लोजर देना नहीं देना, वो देखेंगे। गोइंग कंसर्न का इशू बहरहाल नहीं आएगा, ये बात समझ रहे हैं। वापिस आए यहाँ पे, वो कह रहा है कि जी डेटर, तो इसमें कुछ नहीं बताया। नॉर्मली फिर क्या केस होता है, एडजस्टिंग इवेंट है। कितने की एडजस्टमेंट होनी चाहिए, अगर तो कोई पैसा इसे रिकवर नहीं होगा तो 100% अमाउंट की एडजस्टमेंट होनी चाहिए। अगर जितने पैसे रिकवर होंगे तो रिमेनिंग की बैक डेट, ठीक है। यहां पे कह रहे हैं कंपनी एक्सपेक्ट टू रिकवर ओनली 20% ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट, 80% की प्रोविजन करो। द मैनेजमेंट हैज रिफ्यूज्ड टू मेक प्रोविजन बट इज रेडी टू डिस्क्लोज द फैक्ट बाय वे ऑफ नोट। याद है, डिस्क्लोजर इज नॉट ए सब्स्टिट्यूट ऑफ करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इस वजह से लिखा था, मिस स्टेटमेंट है। अच्छा बताइए इफेक्ट, मेरा ख्याल है इफेक्ट मटेरियल है, परवेसिव नहीं है। वो इसलिए क्योंकि 20% है, ये कौन सा 60% है,
80% है। अच्छा 80% है तो इसका मतलब है परवेसिव भी डिस्कस करूं मैं, क्यों 80% परवेसिव ही होता है। शाबाश, वो 80% ऑफ प्रॉफिट है, ये 80% ऑफ डेटर है, जो मे भी मटेरियल हो मे भी परवेसिव हो, हमें तो नहीं पता ना। याद है इससे पहले वो एक 20% ऑफ रेवेन्यू वाला केस भी आया था। तो अगर प्रॉफिट की परसेंटेज दी हो ना तो फिर हम कह सकते हैं कंफर्म के मटेरियल है कि परवेसिव है। कोई भी और परसेंटेज दी होगी हमें कंफर्म नहीं है। बात समझ आ रही है? आगे अच्छा सुन लें। अच्छा मुझे ये बताइए कि इसके साथ साथ मैं आपको एक जो सबसे अहम चैप्टर है जिसकी वजह से स्टूडेंट ज्यादातर फेल होते हैं, पढ़ के सारे क्योंकि देखिए ये फिल्टर इस लेवल पे जो स्टूडेंट, ये कैफ का आखिरी सब्जेक्ट है, इस लेवल पे स्टूडेंट फिल्टर आउट हो जाता है। इस लेवल पे अगर कोई कहे भी ना मैं नहीं पढ़ता तो समझ वो झूठ बोल रहा है। अगर वो नहीं पढ़ता तो इस लेवल तक पहुंचता ही ना। पढ़ते हाँ कुछ थोड़ा बहुत कमी बेशी होती है, लेकिन पढ़ते अपनी तरफ तैयारी सारे करते हैं। लेकिन उसके बावजूद फेल होने की बड़ी रीजन क्या है? एक चैप्टर सब्सटेंटिव प्रोसीजर वाला, जो चैप्टर 3 में हल्का सा इंट्रोडक्शन करवाया था। अच्छा पहले मैं क्या किया करता था, पहले इससे पहले कि जब सब्सटेंटिव प्रोसीजर आएगा ना तभी पढ़ाऊंगा, उस वक्त आते आते स्टूडेंट के ऊपर बर्डन वो तकरीबन 50% के बाद 50% के सिलेबस कवर हो जाता है, फिर उसकी बारी आती थी। दूसरे सब्जेक्ट का भी बर्डन ऐड होता है स्टूडेंट्स के ऊपर, याद करने के लिए टाइम कम मिलता था। इस मैंने अप्रोच थोड़ी सी चेंज की, मैंने कहा हल्का हल्का सब्सटेंटिव प्रोसीजर साथ साथ डिस्कस करते थे। कुछ हमने किया ना चैप्टर में। इसका एक फायदा एक नुकसान है। फायदा क्या भला कि जब तक उस चैप्टर पे पहुंचेंगे ना तकरीबन सारे सब्सटेंटिव प्रोसीजर आपके कवर हो चुके होंगे, जो थोड़े बहुत रह जाएंगे वो हम रीड कर लेंगे। लेकिन नुकसान क्या भला? नुकसान ये नहीं कि सिलेबस आगे चला जाएगा, नहीं, नुकसान ये कि स्पीड हमारी कम हो जाएगी। वरना इससे पहले रिजल्ट तक हम कोई चैप्टर नंबर 8 तक पहुंच जाया करते थे जब रिजल्ट अनाउंस होता था। अभी चैप्टर 4 पे हम घूम रहे हैं। खैर 1-2 लेक्चर रह गए और, लेकिन किस वजह से? किस 2 रीजन के। एक तो ये कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर मैं आपके दिमाग में भी फिट करने की कोशिश कर रहा हूं, और दूसरा केस स्टडी की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस। ठीक है, वो पास्ट में इतनी ज्यादा प्रैक्टिस होती थी प्रैक्टिस, लेकिन पास्ट में क्या करते थे, स्टूडेंट को असाइनमेंट दे दिया, हाँ भी पूछा कोई प्रॉब्लम है, मैंने कहा नहीं है, आगे चला जाता था मैं। फिर जब रिजल्ट आया 6 स्टूडेंट जो है वो नहीं पास हुए, मैंने कहा भाई मसला क्या है? मैं कहा सर जी कि वो रिटर्न प्रैक्टिस नहीं करते थे, रिटर्न प्रैक्टिस नहीं करते थे। तो वो कुछ केस स्टडी हम कर लेते हैं, कुछ नहीं कर। फिर मैंने फैसला किया नहीं, सारी केस स्टडी यहाँ पे करवाएं और आपने घर जाके भी रिटर्न प्रैक्टिस करनी है। इसलिए आपने देखा होगा मेरी कोशिश होती है एक एक क्वेश्चन करवाऊँ आपको। अब जाहिर है इसमें टाइम तो ज्यादा लगेगा, लेकिन चले कोई नहीं, स्पीड थोड़ी कम होगी। भाई ये बात समझ आ गई? इतनी देर में क्या समझाया मैंने? मैंने ये समझाया कि ये एडजस्टिंग इवेंट है, क्लाइंट ने एडजस्ट नहीं किया तो मिस्टेक। आगे चलते हैं 4 में। विद इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 1, 2010 AEL हैज changed the method of charging depreciation on its fixed asset from straight line to diminishing balance। ये की ऑडिट मैटर चेंज इन पॉलिसी नहीं है? हाँ याद आया, ये तो एस्टीमेट है। अगर एस्टीमेट ठीक किया है रिकॉर्ड, कोई मिस स्टेटमेंट नहीं, अनमोडिफाइड ओपिनियन। और दूसरा रिवाइज्ड एस्टीमेट ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ व्हीकल। तो दोनों एस्टीमेट्स हैं, अगर ठीक रिकॉर्ड किए, कोई मिस स्टेटमेंट नहीं, अनमोडिफाइड ओपिनियन। क्या रिपोर्ट में कोई और एलिमेंट इफेक्ट होगा? नहीं होगा। एमसीक्यू मैटर आएगा? अदर मैटर? क्लियर ये क्वेश्चन? आगे चलते हैं। अच्छा अब इसमें सुनिए, एग्जाम में क्या वो हमें कोई ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट दे के हमसे ये पूछ सकता है कि इसमें से मिस स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करो? पूछ सकता है। मिस स्टेटमेंट्स 2 तरह की हो सकती है, एरर या ओमिशन। एरर या ओमिशन। अच्छा एक्सट्रैक्ट किसको कहते हैं? एक्सट्रैक्ट हिस्सा पार्ट हो। ऑडिट रिपोर्ट का मतलब, एक्सट्रैक्ट का मतलब, यहां पे एक्सट्रैक्ट लिखा उसने, स्टूडेंट कहने लगा सर इसमें तो मैं आपको 10 गलतियां आइडेंटिफाई कर देता हूं। मैंने कहा कौन सी? मैंने कहा सर ओपिनियन सेक्शन नहीं है, टाइटल नहीं है, एड्रेसिंग नहीं है, ओपिनियन सेक्शन बेसिक ओपिनियन नहीं है, सिग्नेचर नहीं है, डेट्स नहीं है, बाकी चीजें नहीं है, 0 नंबर। क्यों भला? एक्सट्रैक्ट, अगर एक्सट्रैक्ट दिया है तो इसका मतलब है जो एक्सट्रैक्ट है हमने उसके अंदर अंदर ही गलतियां आइडेंटिफाई करनी है। और यहाँ पे ज़हन में रखिएगा, मैंने आपको रिपोर्ट याद तो नहीं करवाई एक एक लफ्ज, सिर्फ ओपिनियन और बेसिस ओपिनियन का आपको याद करना है। इसका मतलब ये हुआ रिपोर्ट में जो एरर का मिशन है, एक एक लफ्ज का एरर मिशन कोई फर्क नहीं पड़ता, अनलेस के वो वर्ड बहुत अहम हो, जैसे टू, एंड, बाय, आगे पीछे हो गए, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई अहम जैसे रीजनेबल की बजाय एब्सोल्यूट एश्योरेंस का वर्ड यूज कर लिया, अगर किसी लफ्ज से कंसेप्ट बदल रहा हो ना, वो अहम है, उसको हमने हाईलाइट करना है। लेकिन अगर किसी लफ्ज से कंसेप्ट नहीं बदला, वो वैसे आगे पीछे लाइन है, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो आपने लफ्जों की गलती नहीं ढूंढनी, कंसेप्ट्स की गलतियां ढूंढनी, ठीक है? अगर लफ्ज से कंसेप्ट गलत हो रहा है, फिर वो लफ्ज की गलती भी ढूंढेंगे।
आगे, क्योंकि यहाँ पे इसमें एक लफ्ज ऐसा है जिसकी वजह से कंसेप्ट बदल जाता है। रिक्वायर्ड क्या है? आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द एरर्स इन द अबव एक्सट्रैक्ट। आइडेंटिफाई एंड बताइए, आइडेंटिफाई का मतलब क्या है? बताइए क्या गलती है, निशानदेही क्या गलती है। एक्सप्लेन का मतलब क्या है? उसको गलती दुरुस्ती की भी बताओ। इसका मतलब अगर मैं सिर्फ गलतियां बता देता हूं, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, आधे नंबर मिलेंगे। अगर मैं सिर्फ ये बता दूं ये चीज सही होनी चाहिए थे, ये फिर भी आधे। मुझे लाइन कुछ इस तरह से बनानी है, गलती भी बतानी है और उसके सही बात भी बतानी है। ये है एक्सप्लेनेशन। एक स्टूडेंट कहने लगा सर क्या टेंशन है, मैंने याद किया हुआ रिस्पॉन्सिबिलिटी का पैराग्राफ, मैं सारा सही वाला छाप लेता हूं, वो खुद ही कंपेयर करके देख लेगा क्या चीज गलत है। अच्छा, ऐसे स्टूडेंट भी थे और इतनी ज्यादा तादाद में थे ये 3-4 साल पहले कि आईकैप ने कुछ क्वेश्चंस में, जैसे देखें यहाँ पे भी उसने लिखा हुआ है यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू रीड ड्राफ्ट द रिपोर्ट। ये किस वजह से वाला लिखा हुआ है? कुछ स्टूडेंट रीड ड्राफ्ट कहते थे सही कर दिया सारा कुछ, यही तो चाहता था वो ये नहीं चाहता। वो क्या चाहता है? हम कमेंट करें, हमारे कमेंट्स चाहता है, रिप्रोड्यूस कराना नहीं चाहता। पढ़ते हैं, कह रहे वी कंडक्टेड आवर ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। शाबाश, ये तो बेसिस ऑफ ओपिनियन की लाइन है। इधर क्या कर रही है? ये लाइन बेसिस ऑफ ओपिनियन की है ना, इधर क्या कर रहे हैं? नहीं आया था ना ज़हन में? चले कोई बात नहीं। उसने ना अगर 5 नंबर रखे हैं ना या 10 नंबर रखे हैं, एक एरर का, एक करेक्शन का, 2 1 पॉइंट के, तो उसका मतलब 5। उसने 2-3 का मार्जिन रखा होता है एरर्स का। यानी अगर क्वेश्चन में उसने हमसे 5 एरर पूछी हो ना, 7। अच्छा, अगर अच्छी एग्जामिनेशन बॉडी होगी ना, मतलब अच्छी से मुराद आइडिया नहीं, मैं अल्फाज चेंज कर लेता हूं। जो फॉरेन बॉडीज होती हैं वो नॉर्मली मार्जिन ज्यादा रखती हैं। 5 पूछे तो 7 या 8 देंगे। आईकैप या तो मार्जिन ऑफ एरर रखता ही नहीं, या रखता है तो सिर्फ एक आधे पॉइंट का। ठीक है, मार्किंग स्कीम से अंदाजा हो जाता है। बहरहाल हम टीचर की मीटिंग एक जमाने में हुआ करती थी, हमने उनको रिकमेंड किया था कि थोड़ा मार्जिन रखा करें ताकि स्टूडेंट, हाँ, लेकिन उसने नहीं माने। लेकिन अब कभी कभार ऐसा होता है कि वो कह देता है कि जी 5 में से 3 बता दे एलिमेंट्स। आगे चलते हैं। अच्छा, एन ऑडिट इंक्लूड्स एग्जामिनेशन ऑन ए टेस्ट बेसिस। ऑन ए टेस्ट बेसिस आता है? नहीं, वो टेस्ट बेसिस ही होता है। नहीं, रिपोर्ट में टेस्ट बेसिस लिखा होता है, सैंपल बेस नहीं लिखा होता। टेस्ट बेसिस का मतलब सैंपल बेस ही है, लेकिन रिपोर्ट में टेस्ट है। ये ठीक है। ऑफ एविडेंस रेलेवेंट टू द अमाउंट्स एंड डिस्क्लोजर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सही बात कर रहे हैं, कंसेप्चुअल एरर तो नहीं है। इट आल्सो इंक्लूड्स एन असेसमेंट ऑफ ऑल द एस्टिमेट्स एंड जजमेंट्स मेड बाय द डायरेक्टर इन प्रिपरेशन। ऑल नहीं, हाँ जी, मोस्ट की बजाय वर्ड यूज करता है सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट, तो ये देखिए एक लफ्ज है, लेकिन इस लफ्ज की वजह से कंसेप्ट चेंज हो रहा है, इसलिए हमने कहा ये गलत है। ऑफ एंड वगैरह की गलती होती है, हम कहते कोई मसला नहीं है। तो ऑल की बजाय सिग्निफिकेंट एस्टिमेट हो। भाई आप काउंट करते हैं, 2 गलतियां हो गई। इसके बाद judgments made by the directors preparation financial and of whether the accounting policies are appropriate to the company's circumstances, consistently applied and adequately disclosed। सही कर, कोई conceptual error तो नहीं है। आगे चले। We planned and performed our audit so as to obtain as much information and explanation as possible given the time available for the audit। भाई हमें इतनी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करनी चाहिए जो कि सफिशिएंट हो, हमारा रीजनेबल एश्योरेंस, जिसके ऊपर हम अपना ओपिनियन बेस कर सकें। ये टाइम अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। क्या अगर क्लाइंट हमें टाइम कम देगा 15 दिन, तो हम थोड़ा सा ऑडिट करके रिपोर्ट दे देंगे? हमारे प्रोसीजर्स टाइम अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करते, वो लेवल ऑफ एश्योरेंस पर डिपेंड करते हैं। लेवल ऑफ एश्योरेंस जो एग्री हुआ वो हमें प्रोवाइड करना है। तो ये गलती समझ आ गई कि टाइम ऑफ ऑडिट में नहीं, लेवल ऑफ एश्योरेंस पे डिपेंड करेंगे अपने प्रोसीजर। 3 गलतियां। वी कंफर्म दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स। कंफर्म नहीं करते। कंफर्म जो का लफ्ज है ना, कंफर्म और सर्टिफाई और गारंटी, ये 3 लफ्ज इंडिकेशन करते हैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस की तरफ। कंफर्म, सर्टिफाई और गारंटी, ये 3 लफ्ज क्या इंडिकेशन दे रहे हैं कि हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे रहे हैं। तो ये लफ्ज उसने गलत इस्तेमाल किया। That financial statements are free from material mis, whether caused by fraud or other irregularity or, बाकी की चीज कंसेप्चुअली ठीक है। फिर the directors however are wholly responsible for the accuracy of financial statement and, अच्छा नहीं, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगली बात क्या कह रहा है? नो लायबिलिटी फॉर एरर्स कैन बी एक्सेप्टेड बाय द ऑडिटर। अगर रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन नहीं की और कोई एरर सामने आ गया, हम लायबल हैं, हम लायबल हैं। अब देखें, मैं अगर ये कहूं आपके रिजल्ट की लायबिलिटी मेरे पे नहीं है, डिपेंड करता है। अगर तो मैंने सारा सिलेबस करवा दिया है, पास पेपर की प्रैक्टिस, सफिशिएंट प्रैक्टिस करवा दी है, आपके क्वेश्चंस को आंसर किया है, तो फिर आपके रिजल्ट की जिम्मेदारी मेरे पे नहीं है।
लेकिन अगर मैंने कुछ टॉपिक्स आपको स्किप करवा दिए, कुछ केस स्टडी नहीं करवाई, ठीक है, तो फिर आपके रिजल्ट की जिम्मेदारी मेरे ऊपर, मैं ये नहीं कह सकता जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं है। तो यहां पे अगर ऑडिटर सही काम करे फिर कोई एरर, तो फिर जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन अगर गलत काम करे, रीजनेबल एश्योरेंस ऑफ ना करे, फिर लायबल है वो। हाँ, लेकिन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं आप ये लिमिट नहीं कर सकते अपनी लायबिलिटी, आप ये नहीं कह सकते हमारी लायबिलिटी कोई नहीं है। लायबिलिटी हो सकती है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर रीजनेबल एश्योरेंस ऑफ नहीं किया आपने तो ऑडिटर लायबल है। कौन सी बात? ये डायरेक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये बात डायरेक्टर रिपोर्ट में नहीं आएगी, स्टूडेंट का क्वेश्चन है भाई, ये मैनेजमेंट हिस्सा है, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में आएगी। हाँ, तो ये कहना डायरेक्टर रिपोर्ट तो ना कहे। हाँ, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल मेंशन करें, ये मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में चाहिए, इधर क्या कर रही है लाइन। फिर इसके बाद By informing our opinion, we also evaluated the overall adequacy of the presentation of information in the company's annual report. तो ठीक है, हम ओवरऑल एडिक्वेसी ऑफ प्रेजेंटेशन इंफॉर्मेशन चेक तो करते हैं, हाँ, लेकिन एनुअल रिपोर्ट की नहीं और ऑडिट रिपोर्ट की भी नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। मैं क्लियर हुआ? एक और गलती भी है, जो नाम की नहीं, हेडिंग की, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। शाबाश, ठीक है, छोटी छोटी चीजें हम बाद गलतियां निकाल देते हैं, बड़ी चीज की तरफ ध्यान नहीं जाता भाई। क्लियर? ये हमारी असाइनमेंट हो गई डिस्कस। अब इसके बाद आ जाए वापस कंसेप्ट की तरफ। रीडिंग के लिए कितने स्टूडेंट्स रीडिंग करके आए हैं? शाबाश, कितने स्टूडेंट रीडिंग करके आए? और मैंने कहा था जो स्टूडेंट रीडिंग करके आएंगे उनको मैं बताऊंगा कि इसमें से कौन कौन सा पॉइंट केस स्टडी में टेस्ट करता है, ताकि वो आप ज्यादा अच्छे तरीके से समझे हैं। तो मैं अब सिर्फ उन स्टूडेंट्स को बता रहा हूं जो असाइनमेंट करके आए हैं, जो असाइनमेंट नहीं करके आए उनको नहीं बताना मैंने कि इनमें से कौन कौन सा पॉइंट केस स्टडी में टेस्ट करता है। हाँ जी, तो सुन लें वो स्टूडेंट जो असाइनमेंट करके आए हैं। फाइनेंशियल कंडीशन में पहला, सब्सटेंशियल लॉसेज और नेगेटिव इक्विटी, इसको साथ टिक लगा दें, इसके साथ टिक लगा दें। इसका मतलब क्या है? अच्छा, ये नेगेटिव इक्विटी का मतलब क्या है? लॉस इतने हुए, नेगेटिव अकाउंटिंग में पढ़ते हैं। सब्सटेंशियल लॉसेस नॉर्मली प्रैक्टिस में याद रखिए, एक साल में लॉस होना तो गोइंग कंसर्न पे हम नहीं कुछ करते, लेकिन उसने प्लूरल फॉर्म यूज किया है, इसका मतलब है पिछले कई सालों से लॉसेस आ रहे हैं, फिर गोइंग कंसर्न की इंडिकेशन है, फिर गोइंग कंसर्न की इंडिकेशन है। हाँ जी, दूसरे पे भी टिक लगाए, नेट लायबिलिटी और नेट करंट लायबिलिटी पोजीशन, इसका मतलब क्या है? लायबिलिटी ज्यादा है, एसेट्स कम है। इसी को समटाइम वो रेशो की शक्ल में बता देता है कि करंट रेशो डिक्रीज हो रही है। इसको अगर आप अकाउंटेंट की लैंग्वेज में कन्वर्ट करें ना तो ये क्या होगा? करंट रेशो डिक्रीज हो, करंट रेशो करंट एसेट लायबिलिटी का ही कंपैरिजन है ना। फिर उसके बाद फोर्थ वाला है इनएबिलिटी टू ऑब्टेन फाइनेंसिंग, ये भी केस स्टडी में टेस्ट कर सकता है और करता है। मतलब क्या है? लोन वगैरह नहीं, पैसों की जरूरत है, लायबिलिटीज पेंडिंग है, लायबिलिटी पेंडिंग, लेकिन बैंक्स ने रिफ्यूज कर दिया लोन देने से। आगे वो एक्सप्लेन कर रहा है इसको कि लेंडर्स जो है, जैसे बैंकर्स ने मजीद लोन नहीं दिया, इनकार कर दिया, सप्लायर्स कह रहे हैं कि हम आपको उधार माल नहीं बेचेंगे, कैश दे तो माल खरीद ले। फाइनेंसिंग कहते हैं उधार को, तो हमें उधार मिलना बंद हो गया। हाँ जी बिल्कुल, नॉर्मली जिसकी फाइनेंशियल पोजीशन वीक होती है ना उसको यही कहते हैं कि भाई उधार नहीं माल तुम्हें देना, कैश लेके आओ क्योंकि डूब जाएगा। फिर नेक्स्ट, इनएबिलिटी टू पे डेट्स आर कंप्लाई विद टर्म्स ऑफ लोन एग्रीमेंट, इसको टिक कर लें। लोन एग्रीमेंट पता है? डेट कोविनेंट, आप हमेशा पूछते हैं, 10 दफा पूछते हैं पूरे सेशन में, डेट कोविनेंट क्या होता है? लोन एग्रीमेंट, उसकी कंडीशंस, अगर उनकी वायलेशन करे, लोन कैंसिल का मतलब क्या है? कि अभी वापस करो पैसे। हाँ जी, तो क्या उसके पास पैसे इतने होंगे कि अभी वापस कर ले? तो कंडीशन क्लियर हो गई है, ये भी केस। फिर एडवर्स की फाइनेंशियल रेशोस, करंट रेशो डिक्रीज हो रही, नेट प्रॉफिट रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो डिक्रीज हो रही है। हाँ जी बिल्कुल, डेट इक्विटी रेशो ज्यादा हो रही है, शाबाश। फिर ऑपरेटिंग कंडीशन में है लॉस ऑफ मेजर मार्केट की कस्टमर, फ्रेंचाइज, लाइसेंस और प्रिंसिपल सप्लायर। ठीक है, मेजर, कोई मेजर प्रोडक्ट हमारी ऑब्सोलीट हो गई, हाँ जी, कोई मेजर कस्टमर था। अच्छा, अगर सिंपल मेजर देखें, मैंने आपको बताया ना कुछ फर्क डालता है चेक करते हुए। सिंपल कहना मेजर कस्टमर, आपने कहा ठीक है मटेरियल है तो ये, परवेसिव है तो ये, अगर कोई ऐसा एक्सप्लेन कर दे उसको
ऐसा मेजर कस्टमर उसको हम 60% सेल कर रहे थे, ऐसी मेजर प्रोडक्ट जो हमारी टोटल रेवेन्यू का 70% थी, फिर हमने गोइंग कंसर्न की तरफ आना है। सिंपल मेजर कह देने से नॉर्मली गोइंग कंसर्न की तरफ हम ये तो कह देते हैं कि मटेरियल है, ये तो कह सकते हैं, लेकिन गोइंग कंसर्न की तरफ कब है, जब वो हमें थोड़ा मजीद एक्सप्लेन कर देगा। नॉन कंप्लायंस विद लीगल रिक्वायरमेंट, आपको पता है गवर्नमेंट लाइसेंस कैंसिल कर देती है, लाइसेंस कैंसिल कर दिया तो काम ही नहीं कर सकते हम, ये भी टिक करें। फिर पेंडिंग लीगल और रेगुलेटरी प्रोसीडिंग्स, ये तो आपको शुरू से बताता आ रहा हूं। लीगल केसेस कहां थे, की ऑडिट मैटर में, एमसीओ मैटर में, कि गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी में, कहां थे, तीनों में। शाबाश, क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन बताएगी हमने किधर जा। अनइंश्योर्ड और अंडर इंश्योर्ड कैटास्ट्रॉफी पेन देकर, ये क्या होता है, डिजास्टर, हादसा, आग लग गई। अच्छा, एक क्वेश्चन में उसने कहा आग लगी, मैंने कहा गोइंग कंसर्न का इशू है, एक में कहा आग लगी, दोनों में एसिड जले, मैंने कहा गोइंग कंसर्न का इशू नहीं है। स्टूडेंट कह लगा सर कैसे पड़ा, जिस केस में क्लाइंट ने एसेट्स जले और इंश्योरेंस करवाई हुई थी उसमें हमने गोइंग कंसर्न नहीं डाला। क्यों नहीं डाला, पैसे इंश्योरेंस वालों से रिकवर हो जाएंगे। जिसमें उसने कहा कि अंडर इंश्योर्ड थे, इंश्योरेंस नहीं हुई थी, उसमें गोइंग कंसर्न का इशू हमने डाला। उसमें भी बल्कि हमने फिर देखा कि फैक्ट्री एक ही है कि 4 है, अगर एक ही फैक्ट्री है वो चली है तो इंश्योरेंस नहीं भी है फिर भी कोई मसला नहीं, कंपनी चलती रहेगी। लेकिन अगर एक ही फैक्ट्री है और जल गई है फिर गोइंग कंसर्न का इशू है। क्लियर हुई ये बात, ये टिक लगा लिया आपने, हाँ बस। इंश्योरेंस हो तो जी, एक ही और उसी आग लगी और उसकी इंश्योरेंस भी हो, जिसको आग लगी, जिस फैक्ट्री को आग लगी है उसकी इंश्योरेंस हुई है भी एक, तो कोई इशू नहीं है। क्यों कोई इशू नहीं है भला, इंश्योरेंस वालों से पैसे मिल जाएंगे, इंश्योरेंस वालों से पैसे। अच्छा, मुझे इससे याद आ गया कि वो जो मैंने आपको कहानी बताई थी ना सब्सटेंटिव प्रोसीजर वाली, उसे मैं एंड पे एक सवाल पूछना चाह रहा था जो भूल गया, अभी ने भाई ने सवाल पूछा मुझे। अगर क्वेश्चन में कहे कि डेटर है 80% रिकवरी, 20% रिकवरी एक्सपेक्ट, 80% नहीं, इस क्वेश्चन में तो कहा था उसने इंपैक्ट ऑन बोर्ड बताओ, अगर कहता प्रोसीजर भी बताओ, आप क्या प्रोसीजर बताते ये कंफर्म करने के लिए कि 20% रिकवरी हो जाएगी और 80% नहीं होगी। कंफर्मेशन लेटर सेंड कर, किसको, डेटर को नहीं, उसके लिक्विडेटर को, इंसॉल्वेंट हो गया। और ये खुद जाके देखेंगे आग लगी है कि नहीं, नहीं प्रोसीडिंग्स देखें, नहीं लीगल केस का तो, लीगल तो केस ही नहीं है। ये रेंट के बाद देखेंगे कि कलेक्शन कितनी हुई है कि नहीं हुई, उस डेटर से पैसे सेटलमेंट होगी कि नहीं होगी, यानी लिक्विडेटर भी सारी एसेट बेच के पैसे डिस्ट्रीब्यूट, वो भी देखेंगे। तो ये 2 प्रोसीजर लिखने हमने। इसी तरह अगर क्वेश्चन में कहे फैक्ट्री में आग लग गई है, हमारे क्लाइंट की फैक्ट्री में आग लग गई है, इंश्योरेंस वालों से इंश्योरेंस करवाई हुई थी, क्या प्रोसीजर है, इंश्योरेंस को कम्युनिकेशन करेंगे उनसे एक लेटर, इंश्योरेंस वाला एग्रीमेंट पढ़ेंगे, पता चल जाए उसमें कवरेज हुई है कि नहीं। और अब क्यों नहीं कह रहे कि फिजिकली जाके चेक करेंगे, फिजिकली जाके चेक नहीं करना चाहिए हमें, फैक्ट्री को आग लग करना चाहिए कि नहीं, डेटर की फैक्ट्री को आग लगे, वो पहुंच गए थे आप चेक करने के लिए, हैं क्लाइंट की, हाँ वो भी करेंगे, तो हाँ, तो जेहन में रखिएगा, वो कोई भी सिचुएशन देखे ना आपको कह सकता है प्रोसीजर बताओ, आपने ज़हनी तौर पे इस काबिल होना है कि वो किसी भी सिचुएशन के प्रोसीजर कहे हम बता सकें। वैसे उम्मीद है कि वो उसी सिचुएशन पूछेगा जो हमारे सिलेबस के अंदर है, लेकिन फिर भी जो मैं आपको तैयारी करवा रहा हूँ वो अनसर्टेन सिचुएशन के लिए भी करवा रहा हूँ। चलिए अब आज के लेक्चर की तरफ चलें। गोइंग कंसर्न, रिलैक्स हो जाए, बिल्कुल रिलैक्स, क्योंकि लेक्चर है कंसेप्चुअल, इसमें थोड़ा सा पोर्शन याद करने वाला है ये, बाकी सारा लेक्चर कंसेप्चुअल है। और मैं चाह रहा हूँ आप लिंक बना के रखें। कल हमने क्या पढ़ा मुझे बताइए, गोइंग कंसर्न के बारे में पढ़ा कि कंपनी 12 महीने तक चलेगी। फिर हमने क्या पढ़ा कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड क्या कहते हैं, ऑडिटर जिस क्लाइंट का ऑडिट करने के लिए जाए उसकी गोइंग कंसर्न अजम्पशन को चेक करना चाहिए कि नहीं हमें। उसके लिए हम देखते हैं कि इसमें स्टार्ट कहां से होता है, स्टार्ट होता है हम प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं टू आइडेंटिफाई इवेंट्स आर कंडीशन। कौन से इवेंट्स या कंडीशन जो गोइंग कंसर्न पे डाउट्स क्रिएट कर रहे हो। ये प्रोसीजर कौन सा है, टू आइडेंटिफाई, ये रिस्क असेसमेंट एंड रिलेटेड, ये हमने कल डिस्कस कर लिया था, दोबारा जरूरत नहीं। जब हमने ये प्रोसीजर परफॉर्म किए टू आइडेंटिफाई इवेंट्स या कंडीशन, जब कर लेंगे दो में से एक बात होगी, या तो कोई इवेंट या कंडीशन आइडेंटिफाई होगा या अगर नहीं हुआ कहानी यही खत्म, अगले एरिया पे चलें। अगर कोई इवेंट या कंडीशन आइडेंटिफाई हो गया कहानी आगे चलेगी। ये है जब इवेंट या कंडीशन आइडेंटिफाई हो गया। जब इवेंट या कंडीशन आइडेंटिफाई हो गया, याद रखें
सिर्फ इवेंट या कंडीशन आइडेंटिफाई होने से कंफर्म नहीं है कि कंपनी फारिग है। ये कंफर्म होगा एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद। जैसे किसी के सर में दर्द हो रही हो, सिर्फ इस इवेंट या कंडीशन की वजह से कंफर्म नहीं होता कि वो मर जाएगा अनकरीब, बल्कि वो एडिशनल टेस्टिंग के बाद पता चलेगा कि मर्ज क्या है, कितनी नोयत का है। तो यहाँ पे इवेंट्स या कंडीशन बताना क्या चाह रहा हूँ, इवेंट्स या कंडीशन एग्जिस्ट करना और होता है और मटेरियल अनसर्टेनिटी कंफर्म होना और होता है। गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट है कि नहीं कंफर्म करना और होता है। इवेंट या कंडीशन हो रहा है, समटाइम ऐसा होता है इवेंट या कंडीशन होती है लेकिन मैनेजमेंट ने उसका इलाज किया होता है। इवेंट या कंडीशन क्या, मेजर प्रोडक्ट फ्लॉप हो गई, इलाज क्या है, सर हमने डेवलपमेंट में एक दूसरी प्रोडक्ट है, हमने मार्केट रिसर्च की हुई है, इस प्रोडक्ट को हम मार्केट में लॉन्च करेंगे और ये डिमांड देखें, कैश फ्लो फॉर कॉस्ट फ्यूचर के हमारे ये पॉजिटिव हो जाएंगे। दूसरी एग्जांपल, बैंक से लोन लिया है, ड्यू डेट आ गई है, कंपनी के पास पैसे नहीं है रीपे करने के लिए, यह है इवेंट या कंडीशन। सर हमने एडिशनल हमने अपना प्लान बनाया हुआ है, क्या बैंक से बात चल रही है, बैंक से बात चल रही है और उन्होंने वर्बली हमें कंफर्म कर दिया है कि वो रोल ओवर कर देंगे, एक्सटेंड कर देंगे, 2 साल और दे देंगे, रिटर्न फॉर्म में अभी नहीं किया, वो करीब कर देंगे। या सर हमने डायरेक्टर से बात की है, वो कह रहे हैं कि हम इंटरेस्ट फ्री लोन दे देंगे। या हमने मेजर शेयर होल्डर से बात की है, वो कह रहे हैं अच्छा ऐसा करो फर्दर शेयर इशू करो, हम खरीदने को तैयार है। कोई ना कोई प्लान, ये देखे सर फ्यूचर में हमारे कैश फ्लो, शेयर इशू करेंगे, यहां से पैसे आएंगे, फिर ये डेट रीपे कर देंगे, काम हमारा चलता रहेगा। कोई ना कोई प्लान होगा जिसकी बेस पे मैनेजमेंट ने फ्यूचर में पॉजिटिव फोरकास्ट किया होगा। इसे एग्री करते हैं। हमने क्या करना है, जब इवेंट या कंडीशन आ जाए हमने एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके कंफर्म करना है कि इस इवेंट या कंडीशन का इलाज मैनेजमेंट के पास है कि नहीं है। अगर है तो कहानी सारी ओके, गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट। अगर नहीं है तो गोइंग कंसर्न नॉट एप्रोप्रिएट। अगर है लेकिन 50-50 चांस है, लेकिन तीनों में से कौन सी सिचुएशन है याद रखे, ये एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किए बगैर आप नहीं जान सकते। तो हमने कहा सर मसला है, मैनेजमेंट ने कहा आ जाए, ये देखिए स्टैंडर्ड क्या कहता है, कहता है वैल्यूएट करो मैनेजमेंट का प्लान। मैनेजमेंट ने कहा सर ये देखें हमारा प्लान, हम फ्यूचर में एक प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, नई प्रोडक्ट जिससे हमारी सेल बढ़ेगी। ये देखिए ईयर 1 में सेल ये होगी, 2 में बढ़ के ये हो जाएगी, 3 में बढ़ के ये हो जाएगी। हमने मैनेजमेंट का प्लान लिया और उसके कैश फ्लो फॉर कॉस्ट देखे, रीजनेबल है कि नहीं। भाई रीजनेबल होने चाहिए ना, कि जो सेल्स हैं वो अगर ग्रोथ उनकी बढ़ रही है तो वो कोई पास्ट ट्रेंड होना चाहिए या मार्केट रिसर्च की बेस पे सेल्स डिटरमिन होनी चाहिए। तो कैश फ्लो फॉर कॉस्ट को देखना है वो रीजनेबल है कि नहीं, उसमें डाटा और अजम्पशन जो यूज हुई है रीजनेबल है कि नहीं। ठीक है, C5 लेवल का क्वेश्चन था, उसमें उसने कुछ इस तरह की मिलती जुलती बात की थी कि कैश फ्लो फॉर कॉस्ट बनाया मैनेजमेंट ने, अदर इनकम में 5 लाख, इंटरेस्ट एक्सपेंस में 2 लाख। हमने पूछा ये क्या, उसने कहा सर एक बैंक से लोन लिया हुआ है और दूसरे बैंक में पैसे रखवाए हुए हैं, जिस बैंक में पैसे रखवाए हुए हैं उससे 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा और जिससे लोन लिया हुआ उसको 8% रेट एक्सपेंस इंटरेस्ट देंगे। रीजनेबल नहीं है। कौन सा ऐसा दुनिया का बैंकिंग सिस्टम है जिसमें 20% देता है, 8% लेता। और फिर इससे भी बड़ा क्वेश्चन ये था, अब आपने इतना आइडेंटिफाई कर लिया, इतना काफी है कि भाईजान अगर आपने लोन लिया, पैसे आपके लोन लिया हुआ है और आपके पास सरप्लस पैसे हैं, उनसे लोन को रीपे क्यों नहीं कर देते। आपका असल काम बैंक तो नहीं है ना कि आई चलाई करके पैसों की तो इससे इंटरेस्ट कमाए। ठीक है, हाँ, तो इसीलिए कैश फ्लो फॉर कॉस्ट की रीजनेबलनेस को देखना है। यहां पे आपसे सिर्फ प्रोसीजर पूछेगा, एडवांस लेवल पे जाके C5 लेवल हो सकता है आपको कैश फ्लो फॉर कॉस्ट दे दे और कहे बताओ इसमें मसले मसाइल क्या। तो ये सबसे अहम, गोइंग कंसर्न में सबसे अहम स्टेप ये। फिर इफेक्ट ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट ऑन गोइंग कंसर्न। ये रेंट के बाद, अच्छा मुझे बताइए, ये रेंट के बाद क्लाइंट की फैक्ट्री को आग लगी, एडजस्टिंग इवेंट के नॉन एडजस्टिंग, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर इसे गोइंग कंसर्न अजम्पशन नॉट एप्रोप्रिएट हो जाए ना तो ये एडजस्टिंग इवेंट बन जाता है। ये एडजस्टिंग गोइंग कंसर्न अजम्पशन अगर चेंज हो जाए ये एडजस्टिंग इवेंट होता है। एडजस्टिंग इवेंट के एग्जांपल दिए ना आपको, कितने एग्जांपल दे, बैंकरप्सी ऑफ डेटर, लीगल केस, इन्वेंट्री एनआरबी, एक और भी बताई थी। ये रेंट के बाद डिफेक्टिव इन्वेंट्री का रिटर्न होना, और फिर एक और लिख रहे हैं गोइंग कंसर्न असेसमेंट चेंज होना। ये रेंट के बाद किसी भी वजह से चाहे नॉन एडजस्टिंग कोई आग लगी और उससे गोइंग कंसर्न पे इफेक्ट आ गया। स्टैंडर्ड ने ये क्लियर एग्जांपल दी हुई है, बजाहिर समझ नहीं आ रही हमें, ये तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। लेकिन अगर गोइंग कंसर्न
चेंज हो जाए ये एडजस्टिंग इवेंट बन जाता है। इसीलिए उसने कहा है सब्सिक्वेंट इवेंट्स को देखो, उनका इंपैक्ट गोइंग कंसर्न पे है, अगर उनकी वजह से गोइंग कंसर्न चेंज हो गया तो वो एडजस्टिंग इवेंट है। रीड करो क्या मिनट्स ऑफ द मीटिंग, किसकी मीटिंग के मिनट्स? डायरेक्टर की, शेयर होल्डर्स के, क्योंकि गोइंग कंसर्न का जो मसले मसाइल होते हैं वो उनकी मीटिंग में डिस्कस हो रहे होते हैं कि क्या करना है, एक्शन क्या करना है, अब आगे प्लान्स क्या है फ्यूचर के। लोन एग्रीमेंट देखो किस लिए, कहीं कोई किसी की वायलेशन वगैरह तो नहीं हो रही क्या? अगर वायलेशन हो रही थी तो बैंक ने क्या किया है, माफी दे दी है, पेनल्टी इम्पोज की है कि कहा नहीं सारा लोन वापस मांग लिया। लेटेस्ट अवेलेबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देखें, यानी अगले साल की हम ऑडिट कर रहे हैं 31 दिसंबर 2021 का, तो देखें 2022 की जनवरी फरवरी मार्च की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कैसा हो सकता है? क्योंकि हमें ऑडिट करते हुए तकरीबन 4 महीने लग जाते हैं, तो उसमें अगले साल की 1-2 महीने की 3 महीने की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं तो देख ले, क्योंकि उसमें कंपनी की कंडीशन मजीद कंफर्म हो जाएगी, इंप्रूव हुई है कि मजीद डाउन हुई है। इंक्वायर लीगल काउंसिल किस लिए? लीगल केसेस का स्टेटस के लिए, क्योंकि आपको पता है लीगल केसेस भी गोइंग कंसर्न को इफेक्ट करते हैं। कंफर्म एग्जिस्टेंस एंड एडिक्वेसी ऑफ बोरोइंग फैसिलिटीज, कि क्या बोरोइंग फैसिलिटीज हैं, कंपनी जरूरत के वक्त किसी से उधार लेना चाहे ले सकती है, उधार लेना चाहे ले सकते। समटाइम ऐसा होता है डायरेक्टर्स यहाँ जो पेरेंट कंपनी ना, होल्डिंग कंपनी, वो कंपनी को एक रिटन फॉर्म में लेटर लिख के देते हैं कि जब कभी आपको जितने पैसों की जरूरत पड़ी हम दे देंगे, जब कभी जितने पैसों की जरूरत पड़ी, इसे कहते हैं कंफर्ट लेटर। ये वैसे आपको एडिशनल पॉइंट बता रहा हूं, अगर आपको क्वेश्चन में कहे कि क्लाइंट को गोइंग कंसर्न इशू है और क्लाइंट ने कहा सर नो प्रॉब्लम, गोइंग कंसर्न ऑप्शन एप्रोप्रिएट है, क्यों? बैंकों ने इनकार किया है कि लोन नहीं देंगे, लेकिन हमारा एक डायरेक्टर है वो बड़ा अमीर है, उसने कहा है कि वो हमें लोन दे देगा, रिटर्न फॉर्म में लिख के ये देखिए उसका लेटर, जब कभी जरूरत पड़ेगी। ये एक अहम एविडेंस होता है। आप इसके ऊपर कोई प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे क्या? उसकी अमाउंट चेक करेंगे और कंफर्म करेंगे डायरेक्टर से क्या वाकई आपने ये दिया है, ठीक है ठीक है। एक जो सुनना चाह रहा हूं वो नहीं है, डायरेक्टर की अपनी फाइनेंशियल पोजीशन, वो इस काबिल भी है कि नहीं, इस काबिल भी है कि नहीं कि वो दे सकते। इसके लिए हमें उसकी वेल्थ स्टेटमेंट देखनी होती है, इसे उसकी इंटेंशन तो देखिए, बाजू का होता है इंटेंशन होती है बंदे की, कैपेबिलिटी नहीं होती। हमें दोनों चीजें देखनी चाहिए, ठीक है। सीए करना है, इंटेंशन है, कैपेबिलिटी भी तो होनी चाहिए, बच्चा उतनी मेहनत भी तो कर रहा हो। क्या जितने भी स्टूडेंट, वैसे अब ये आपके तहमों में नमक छिड़कने वाली बात हो जाएगी, लेकिन बहरहाल आपको पता है, याद रहेगा। हाँ, जो हर स्टूडेंट को डिस्काउंट मिलना चाहिए क्या, जो सीए करना चाहता है, क्योंकि उसकी इंटेंशन है कि जिसमें कैपेबिलिटी है, जो मेहनती है, जो मेहनत कर रहा है, पढ़ रहा है और कुछ ना कुछ सब्जेक्ट हर अटेम्प्ट में पास कर रहा है, कि वो जिसके पिछले 3 अटेम्प्ट्स में एक पेपर भी पास नहीं हुआ है? नहीं, मैं वैसे बता रहा हूं। तो इंटेंशन के साथ कैपेबिलिटी ये भी देखनी चाहिए। आगे चलें, आगे चलिए, तो वैसे सीरियस ना हो जाए। प्रोसीजर कर लिए, अब आते हैं सबसे अहम चीज की तरफ। प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद 3 में से एक ऑप्शन होगी, यहाँ गोइंग कंसर्न असम्पशन एप्रोप्रिएट या नॉट एप्रोप्रिएट या 50-50। समझ रहे हैं ना, ये एक एक्सट्रीम, वो दूसरी एक्सट्रीम, दरमियानी। पहले कौन सी समझाऊं? अच्छा, गौर से समझना है आपने, ये मैं 2 दफा समझाऊंगा क्योंकि एक दफा मेरी तसल्ली नहीं होगी। अगर गोइंग कंसर्न असम्पशन एप्रोप्रिएट है, मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न बेसिस पे ही बनाई है, अच्छा किया, शाबाश। ओपिनियन कौन सा? लेकिन की ऑडिट मैटर आएगा, कोई स्टूडेंट साबित कर सकता है क्यों आएगा? शाबाश, इतनी मेहनत की तो आपको पता है जो हमारा सिग्निफिकेंट मैटर्स होते हैं उन पे मोस्ट, जिसकी वजह से हमें ज्यादा काम करना पड़ता है, जो ऑडिटर के लिए उन्हीं पे की ऑडिट मैटर आता है ना। की ऑडिट मैटर का मतलब यही है, ऑडिट के दौरान में वो वाला मैटर जो की था, बड़ा अहम था, जिसकी वजह से हमें ज्यादा प्रोसीजर। तो मुझे बताइए, इस इवेंट या कंडीशन की वजह से हमें ज्यादा प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेगा नहीं? ये इवेंट ना होता तो ये करने पड़ते प्रोसीजर, तो ये की ऑडिट मैटर हो गया कि नहीं? तो उस इवेंट या कंडीशन को हमने कहां पे बताना है? गोइंग कंसर्न में नहीं बताना, की ऑडिट में। और क्यों बताना है? हालांकि मसला हल हो गया, मसला हल हो गया, क्यों बताना है? क्योंकि हमें प्रोसीजर तो ज्यादा परफॉर्म, हमारी एफर्ट्स तो उसके ऊपर लग गई, हमारे लिए तो वो बहुत सिग्निफिकेंट हो गया था। ये बात समझ आ गई? गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है तो क्या अनमोडिफाइड ओपिनियन प्लस किस पे? उस इवेंट या कंडीशन पे। एग्री करते हैं? आगे चलें।
गोइंग कंसर्न assumption appropriate but material uncertainty exist, यानी प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद हमने कहा ठीक है, प्लान श्लान है मैनेजमेंट का, ठीक है, लेकिन 50-50 है, पता नहीं प्रोडक्ट आगे सक्सेसफुल होती है कि नहीं होती। अच्छा, इसमें अब मुझे बताएं, मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? डिस्क्लोज करना चाहिए, डिस्क्लोज करना चाहिए। एग्री करते हैं? मैनेजमेंट को इसको एज ऑडिटर हम क्या करेंगे, डिपेंड करता है मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज किया है या नहीं किया। अगर मैनेजमेंट ने इस अनसर्टेनिटी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज कर दिया है, तो यहां पे अनमोडिफाइड, ये अन लिखना भूल गए, अनमोडिफाइड ओपिनियन अगर डिस्क्लोज कर दिया है तो, लेकिन मटेरियल अनसर्टेनिटी का पैरा आएगा यूजर्स को बताने के लिए। ये वो एक्सेप्शनल लिटिगेशन है जो अगर कंपनी के खिलाफ फैसला हो गया तो कंपनी बंद हो जाएगी। हालांकि अभी फैसला हुआ नहीं, केस चल रहा है और चांसेस यही है कि कंपनी जीत जाएगी, लेकिन अगर कंपनी हार गई, क्लियर हुआ? और अगर गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी है, मैनेजमेंट ने इसको डिस्क्लोज नहीं किया, ये मिसस्टेटमेंट है। अगर इफेक्ट मटेरियल है तो, और अगर परवेसिव है तो एडवर्स ओपिनियन। यहां पे अनसर्टेनिटी का पैरा क्यों नहीं ऐड हुआ? क्योंकि डुप्लीकेशन हो जाएगी, क्योंकि उसी चीज को हमने मॉडिफाइड ओपिनियन में बता दिया, उसी के ऊपर अनसर्टेनिटी का पैरा थोड़ी आएगा। ठीक है भाई, क्लियर हो गई ये बात? आगे चलते हैं। पहली सिचुएशन क्या थी? गोइंग कंसर्न असम्पशन, दूसरी गोइंग एप्रोप्रिएट बट अनसर्टेन, तीसरी कौन सी है? गोइंग कंसर्न असम्पशन। अच्छा, पहले मुझे बताइए मैनेजमेंट को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? मैनेजमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनानी चाहिए। अगर मैनेजमेंट ने, वो कौन सी है? और भाई जिसमें सारे एसेट्स और लायबिलिटी को करंट शो करवाते हैं और उन्हें मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाता है। अगर या तो इसमें मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनानी चाहिए। अगर मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनाई है अभी भी, तो मिस स्टेटमेंट है और डायरेक्ट परवेसिव है, हर चीज को बैड कर रही है। तो कौन सा ओपिनियन? एडवर्स। और अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न बेसिस नॉन गोइंग पे बनाई, गोइंग कंसर्न नॉट एप्रोप्रिएट थी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉन गोइंग बेसिस पे बननी चाहिए, नॉन गोइंग पे ही बनाई है, तो ठीक किया कि गलत किया? ठीक। ओपिनियन कौन सा आना चाहिए? लेकिन साथ में एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ आएगा, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ आएगा। क्यों भला? मुझे बताइए एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ की एग्जांपल किसी को याद है? बताइए, 4 एग्जांपल बता दें, 50 रुपए नाम। एम्फेसिस ऑफ मैटर की एग्जांपल: अर्ली एप्लीकेशन ऑफ न्यू काउंटिंग पॉलिसी, विथड्रॉ क्यों नहीं कर सका आपको? When there is scope limitation by management whose effect is pervasive, ये कहना चाह रहे हैं तो कहे ना। 2 हो गए, आगे जी। मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू एक्सेप्शनल लिटिगेशन, शाबाश। और subsequent event, disaster during the year, स्पेशल फ्रेमवर्क, शाबाश। ये स्पेशल फ्रेमवर्क वाली कोई एग्जांपल थी? स्पेशल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो मुझे बताइए, अब वैसे नॉर्मली सारी दुनिया तक नॉर्मली गोइंग कंसर्न बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है ना। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनेगी, ये रेगुलर बेसिस है कि स्पेशल बेसिस है? ये स्पेशल बेसिस है, तो इस पे एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ आता है। ये तो हमने एम्फेसिस ऑफ मैटर की लिस्ट में भी पढ़ा था। हाँ, उसमें उसने लफ्ज नॉन गोइंग नहीं लिखा था, उसके बजाय स्पेशल कर दिया, तो ये स्पेशल ही है, ये आम थोड़ी है, स्पेशल ही है। भाई कुछ समझ आई? नहीं समझ आई? फिर से सुन लीजिए। अच्छा, अब मैं आपको अगले 5 मिनट में ना समरी बता रहा हूँ, इसकी क्योंकि रिवीजन भी करा रहा हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता रहा हूँ। एग्जाम में इस टॉपिक में से 2 क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो किसी केस स्टडी में टेस्ट करेगा या रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन पूछेगा। रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे इन तीनों में से कोई एक सिचुएशन दे के पूछेगा, इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट बताओ।
या आपसे कहेगा कि गोइंग कंसर्न के इवेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रोसीजर बताओ, ये छा, या आपसे पूछेगा इवेंट्स आइडेंटिफाई हो गया, कंफर्म करने के लिए कि मटेरियल अनसर्टेनिटी है कि कोई और है, तो ये प्रोसीजर बताना है। क्लियर हो गया? या ये रिप्रोडक्शन में पूछेगा, या ये पूछेगा, या इन तीन में से कोई सिचुएशन देके इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट पूछेगा, छाप देंगे। या केस स्टडी, अगर वो केस स्टडी में टेस्ट करता है तो जो इवेंट्स या कंडीशन हमने पढ़े हैं ना, खासतौर पर जिनको टिक लगाया, उनमें से कोई इवेंट या कंडीशन आपको केस स्टडी में लाके दे देगा। हमने उसको पिक करना है कि ये वो एग्जांपल है जो हमने लिस्ट में पढ़ी थी। अगर आपने पिक कर लिया, केस उधर सॉल्व हो गया आपका। आप उसे बताएंगे इसकी वजह से गोइंग कंसर्न का इशू अराइज होता है। और आगे फर्दर अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर उसने इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट भी अगर तो उसने सिर्फ प्रोसीजर पूछे हुए हैं, ठीक है, तो आप प्रोसीजर बता दें। और अगर उसने इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट भी पूछा हुआ है तो इंपैक्ट। चलिए, अच्छा अब मुझे बताइए, इंप्लीकेशन रिपोर्ट में क्विकली रिवाइज करना चाहता हूं। जब हम एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म कर लेते हैं, उसके बाद तीन पॉसिबिलिटीज होती है गोइंग कंसर्न के बारे से। कौन कौन सी? या तो एप्रोप्रिएट है, या नॉट एप्रोप्रिएट, या मटेरियल। अगर गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है प्लस ओन इवेंट, अगर गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट बट मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट, तो क्वेश्चन दो हिस्सों में जाएगा। डिपेंड करता है मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज किया है या नहीं। अगर डिस्क्लोज किया हुआ तो अनमोडिफाइड ओपिनियन प्लस मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न का पैरा। और अगर डिस्क्लोज नहीं किया तो मिस स्टेटमेंट है। अगर इफेक्ट मटेरियल है तो, और अगर परवेसिव है तो एडवर्स। और अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न नॉट एप्रोप्रिएट है, डिपेंड करता है मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल में गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनाई है कि अल्टरनेट नॉन गोइंग पे। अगर नॉट एप्रोप्रिएट है एजम्पशन, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न पे बनी है, परवेसिव मिस स्टेटमेंट है, एडवर्स ओपिनियन। और अगर नॉन गोइंग कंसर्न है और नॉन गोइंग कंसर्न पे ही बनाई फाइनेंशियल, लेकिन एमसीक्यू मैटर किस वजह से? स्पेशल बेसिस ऑफ काउंटिंग की वजह से। अच्छा, एक स्टूडेंट मुझसे कहने लगा सर ये तीनों सिचुएशंस हैं गोइंग कंसर्न से रिलेट कर रही हैं, लेकिन सिर्फ इसमें अनसर्टेनिटी का पैरा आ रहा है, इन दोनों में गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी का पैरा नहीं आ रहा, हालांकि रिलेट गोइंग कंसर्न। शाबाश, क्योंकि इनमें अनसर्टेनिटी है ही नहीं, अनसर्टेनिटी है ही इसमें। उस स्टूडेंट के लिए जो ये बताएगा, किताबें बंद कर दे, किताबें फौरन, इतना नहीं पढ़ना हमने, इतना नहीं पढ़ना। जो ये बताएगा कि मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न का पैराग्राफ ड्राफ्ट कैसे करना है, अभी मैंने आपको नहीं बताया। मॉडिफाइड ओपिनियन, सॉरी ओपिनियन सेक्शन, अनमॉडिफाइड ओपिनियन आपको प्रेजेंट किया आपके सामने, ऐसा होता है अनमॉडिफाइड ओपिनियन। एमसीक्यू मैटर प्रेजेंट किया, ऐसा होता है। अदर मैटर प्रेजेंट किया, ऐसा। मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न नहीं प्रेजेंट किया। इतना तो आप अब इस काबिल हो गए हैं कि केस स्टडी आए तो बता सके इसमें गोइंग कंसर्न का इशू है कि नहीं है, और है तो क्या इंपैक्ट होगा। लेकिन अगर गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी का ये वाला पैराग्राफ ड्राफ्ट करना पड़े, मैंने आपको नहीं सिखाया, कोई स्टूडेंट सिखाए बगैर बता सकता है। एमसीक्यू मैटर 10 रुपए, 10 रुपए। कौन बताएगा? उसकी तरह ही होता है, एग्जाम में भी यही ज़हन में आ रहा होगा, उसकी तरह का होता है। तीन चीजें आती है भाई। जब कल के बताया था केस स्टडी में, अगर मार्क्स ज्यादा हो तो आपने सिर्फ ये नहीं लिखना एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ, वो तीन चीजें बतानी है, कौन सी? कोई नहीं बोलेगा। और कौन सी तीन चीजें? रेफरेंस टू नोट्स, मैटर एम्फसाइज, रेफरेंस और ओपिनियन नॉट मॉडिफाइड। तीन चीजें, रेफरेंस टू नोट्स, मैटर बीइंग एम्फसाइज्ड और ओपिनियन नॉट मॉडिफाइड। तीन चीजें, रेफरेंस, मैटर। अब जरा पढ़ के देखे गोइंग कंसर्न वाला, अब जरा पढ़ के देखे क्या उसी तरह, शाबाश, उसी तरह ड्राफ्ट नहीं हुआ जिस तरह एमसीक्यू मैटर हुआ था। एक दफा पढ़ के देख लें, शांति। हाँ देखें, हाँ मेरी शांति के लिए पढ़े, नहीं मेरी शांति नहीं है, पढ़ के देख ले, एक दफा पढ़ के देख ले। उसी एमसीक्यू मैटर की तरह ना, मैं भी देखूं कहीं मेरी किताब कुछ और तो नहीं लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? जल्दी से पढ़ दो। कहता है वी ड्रॉ अटेंशन टू नोट, इतना इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नोट्स का रेफरेंस विच इंडिकेट्स दैट कंपनी इनकर्ड ए नेट लॉस ऑफ दैट। अब ये नेट लॉस वो इवेंट या कंडीशन है, यानी मैटर बीइंग एम्फसाइज्ड।
इसका मतलब है मैटर बीइंग एम्फसाइज्ड में वो जो हमने लिस्ट पढ़ी है ना, उनमें से कोई ना कोई मैटर आएगा। जैसे एम्फसिस ऑफ मैटर में जो हमने लिस्ट पढ़ी थी, उसी में से कोई ना कोई आता था। तो गोइंग कंसर्न में भी जो मैटर एम्फसाइज हो रहा होगा ना, वो हमारी लिस्ट में से कोई ना कोई होगा। ये नेट लॉस वाला पढ़ा था हमने। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड दिसंबर 31 एंड एज ऑफ दैट डेट कंपनीज करंट लायबिलिटी एक्सीडेड इट्स टोटल एसेट्स। ये भी पढ़ा था। और ये ओरिजिनल स्टैंडर्ड की एग्जांपल है। इसका मतलब है लिस्ट अगर आप याद कर लेना, जिस एलिमेंट की लिस्ट याद कर ली ना, वो एलिमेंट आपके आगे हलवा है। लिस्ट मिस स्टेटमेंट है, स्कोप लिमिटेशन है, एमसीक्यू मैटर है, अदर मैटर है, गोइंग का जिसकी लिस्ट याद कर ली, केस स्टडी सॉल्व। रटे वाला क्वेश्चन हो ना हो, केस स्टडी सॉल्व। यहां से मुराद पढ़ के समझ कर ली, समझ लिया। जुबानी याद करना लाजमी नहीं है। रटे वाले क्वेश्चन के लिए जुबानी याद करना है, केस स्टडी के लिए जुबानी याद करना जरूरी नहीं होता। As stated in note number इतना, these events are condition log with other matter as set forth in note indicate that material uncertainty exists. That में कहा, ठीक है, उसने इवेंट भी बताया, इवेंट के साथ ये भी बताया मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि उसे भी पता है कि सिर्फ इवेंट डिस्कस कर देने से अनसर्टेनिटी कंफर्म नहीं होती। इवेंट डिस्कस करना हो रहा है, अनसर्टेनिटी होना हो रहा है। उसने कहा इवेंट भी एग्जिस्ट करता है, अनसर्टेनिटी भी है। कैसा पॉसिबल है? इवेंट या कंडीशन तो एग्जिस्ट करता हो, अनसर्टेनिटी ना हो, पॉसिबल है ना। तो इसीलिए उसने सिर्फ इवेंट या कंडीशन डिस्कस करके चुप नहीं हो गया। मटेरियल अनसर्टेनिटी सीफैब की एक केस स्टडी में उसने सिर्फ इवेंट या कंडीशन डिस्कस किया था, मटेरियल अनसर्टेनिटी वाला पॉइंट नहीं लिखा था। स्टूडेंट से कहा निकालो गलती, स्टूडेंट ने कहा सब कुछ तो ठीक है। उसने कहा इवेंट या कंडीशन बताया है, मटेरियल अनसर्टेनिटी किसने लिखना था? और फिर आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड, ये तो हम बता चुके हैं ना, इसका मतलब पता है ना। चलिए अच्छा, इसमें मुझे ये बताए, इसमें उसका जोर नॉट, हाँ किस चीज के, नॉट मॉडिफाइड के ऊपर है कि दिस मैटर के ऊपर है? हाँ जी, हाँ जी, नॉट मॉडिफाइड है इसका। क्या इसका ये मतलब है कि ओपिनियन इस केस में हमेशा अनमॉडिफाइड होगा? मॉडिफाइड है, लेकिन वो किसी और वजह से। क्लियर हो गया? आज असाइनमेंट आपको कोई नहीं दे रहा, कल दूंगा। आप सिर्फ ये रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन है, ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है? कल डिस्कस भी कर लेंगे। आज का लेक्चर खत्म करते हैं, अल्लाह हाफिज।